हेलो 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 ललित आकिर, मैं शुरू करूं भाई? अभी तो आते रहेंगे, ऐसे तो और टाइम लगा देते हैं, रोज रोज की आदत खराब होगी इन लोगों की। हेलो। हाँ सर, कर दीजिए अब शुरू। ठीक है, ओके स्टार्ट कर दीजिए सर। ठीक है भाई, ओके। अपना मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। हो गया प्रेजेंट का। आज ऑप्शन कहाँ है यार इसमें, देखना ललित, इसमें प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ है? आज कहाँ चला गया? बीच में तीर बना हुआ है ना सर, ये इधर ये हाँ ये हाथ के साथ जो राइट में, हाँ ये रही, ठीक है। रोज चेंज कर देते हैं यार ये। शेयर ओके। हेलो हेलो, ये आ रहा है नजर? हेलो हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है भैया? हाँ जी सर, दिख रहा है सर। यस सर। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, ठीक। हालांकि ये मैंने पहले आपको शेयर कर चुका था। तो ये इनर्शिया फोर्स एनालिसिस इन दी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स of an IC engine when the weight of the connecting rod is neglected. Weight of the connecting rod हम neglect करेंगे और उस वक्त हम देखेंगे कि IC इंजन जो होते हैं इनमें inertia force कितना और कैसे कैसे लगता है। अब पता नहीं सेकेंड ईयर में आपने वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो किए थे, 4 बार मैकेनिक्स का भी किया होगा और स्लाइडर क्रैंक मैकेनिक्स का किया होगा। तो जैसे ये स्केच आपका स्लाइडर क्रैंक विच इज यूज्ड इन आईसी इंजन, उसका है ये, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट पर जो है ये आपका पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ए से लेके और ये बी तक की दूरी आपका कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है, एल कहलाएगी। और सी डी और क्रैंक 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 रेडियस, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। इसी में when the crank is rotated clockwise direction, it have the two position. One एक से इधर जो सिलेंडर की तरफ होती है, इस पॉइंट को कहते हैं इनर डेड सेंटर। और जब रोटेट होगी 180 डिग्री, जब इधर आ जाएगी तो यहाँ जो होगा, जो दूसरे एंड पर होगा, वो ओडीसी आउटर डेड सेंटर होगा। तो दो आपके डेड सेंटर होते हैं क्रैंक की, एक इनर डेड सेंटर, एक आउटर सेंटर। इनर डेड सेंटर पर आपका जो पिस्टन है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर रहेगा और आउटर डेड सेंटर पर आपका पिस्टन एक्सट्रीम राइट में रहेगा। तो स्ट्रोक लेंथ अगर देखना चाहे कि जो पिस्टन आपका टू एंड फ्रो कितना दूरी तक तय मूव करेगा, तो दैट विल पुट हियर टू हियर, आईडीसी टू ओडीसी। और आईडीसी टू ओडीसी क्या है? ये डायमीटर है क्रैंक, क्रैंक रेडियस का दूना जो होगा वो क्रैंक, वो स्ट्रोक लेंथ होगी, ठीक है। अब किसी आर्बिट्री पोजीशन पर मान लीजिए क्रैंक CB मेक एन एंगल ऑफ थीटा, मेक एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द लाइन ऑफ स्ट्रोक। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन की डॉट डॉट, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक।
इसी डायरेक्शन में आपका ये पिस्टन आपका मूव करता है। तो इसको हम रेफरेंस लाइन मानते हैं। इसी से मैंने एंगल मेजर किया है कि क्रैंक इज रोटेटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज इट इज एट एन पोजीशन बी पर है, ये जो एंगल बना रही है क्रैंक वो थीटा है। ठीक है, इस थीटा सिचुएशन पर हम कुछ एनालाइज करेंगे। ये आप कुछ ज्योमेट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें कुछ एंगल है उनको हमें देखना है। ओके, ये थीटा एंगल लिया। अब यहां से लाइन सी बी, सी से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की वो सी डी है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री होगा टोटल एंगल। तो इस एंगल को निकालना चाहिए जो जहां मैंने हाथ रखा हुआ है बी सी डी, जो एंगल होगा वो 90 माइनस सीटा, जो मैंने यहां लिखा वो 90 माइनस सीटा, ये एंगल। ओके, अब आप इस एंगल को लीजिए। ये कनेक्टिंग रॉड ए बी ऑसिलेट करती है ऐसे। जब पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट करेगा, क्रैंक रोटेट करेगी और कनेक्टिंग रॉड आपकी ऑसिलेट करती है ऐसे, ऐसे ऑसिलेट करती है। तो इस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन से ये जो क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड की जो इंक्लिनेशन है उसको मैं फाई से रेफर करूं। फाई, फाई ये एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय द कनेक्टिंग रॉड फ्रॉम द लाइन ऑफ स्ट्रोक, फाई। अब ये फाई है, तो यहां से इस एंगल को भी मैंने किया है कहीं, तो ये एंगल भी फाई होगा, क्योंकि ये मैंने इजी लाइन को एक्सटेंड किया है, तो ये एंगल मैंने फाई लिया है। नहीं, 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ये एंगल 90 माइनस फाई। ओके, मतलब ये पूरा रेक्टेंगल देखिए ए डी सी, यहां ये फाई लिया है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई हो गया। ये 90 माइनस फाई है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इस एंगल को निकालना चाहे वो 90 माइनस फाइव प्लस थीटा हो, 90 माइनस फाइव प्लस थीटा। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए बी को लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, तो इसके अलोंग अगर कोई फोर्स लगेगा, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ के अलोंग अगर कोई फोर्स लगेगा, मान लीजिए वो एफ यू है, तो वो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन यू कैन अप्लाई द फोर्स एनीवेयर। तो एफ क्यू यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, बात एक ही रहेगी, ये एफ क्यू ही होगा। ओके, अब इस एफ क्यू को यानी फोर्स एक्टेड अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, वो एफ क्यू, इस एफ क्यू को मैंने रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट तो अलोंग दी कनेक्टिंग रॉड यानी बीसी के अलोंग, और दूसरा इसके 90 डिग्री, तो वो टेंजेंशियल होगा। तो एक दो रिजॉल्व किया एफ क्यू को, एक एफ टी होगा और एक एफ बी होगा, एफ बी टुवर्ड डी। ठीक है, बेरिंग पर जो फोर्स लगेगा, दैट इज यानी एफ क्यू के दो कंपोनेंट, एक एफ टी और एक एफ बी। एफ बी इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बेरिंग और एफ टी इज द टेंजेंशियल फोर्स। तो दिस टेंजेंशियल फोर्स जो है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क। Okay, so Ft multiplied by the radius is the torque exerted on the crank. AB is the length of the connecting rod, L से रेफर करेंगे, CB is the crank radius, R से रेफर करेंगे। इन दोनों के रेशियो को L by R को हम N से रेफर करेंगे। ये कुछ ज्योमेट्री है इस फिगर की, आईसी इंजन स्लाइडर कैरिंग मैकेनिक्स की। अब इसमें फोर्सेस क्या रहेंगे, देखिए यहाँ जो पिस्टन का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसको mg कहेंगे। मास, पिस्टन का मास m है
तो weight acted downward direction is your mg. तो forces on reciprocating engine, अब ये रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन भी हो सकता है और स्टीम इंजन भी हो सकता है. तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन ABC is your reciprocating engine shown in above figure are discussed and explained, neglecting weight of the connecting rod. Number 1, piston apart. पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड FP. इसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे, FP से. दिस फोर्स एक्ट्स along the line of stroke and denoted by FP and given as. ये FP जो लगेगा along the line of stroke लगेगा. किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर. पिस्टन के ऊपर फोर्स कहां से आता है, सिलेंडर के अंदर जो गैस, बर्निंग गैस है, जो गैस प्रेशर है या स्टीम का प्रेशर है, वो मल्टीप्लाई एरिया क्रॉस सेक्शन से आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर पता लग जाएगा. इसकी मदद से आप फोर्स एक्सर्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रोक FP को हमें कैसे एवेल्यूएट करें. Force acts along the line of stroke and denoted by FP are given as FP equal to P1A1 minus P2A2. P1 क्या है, प्रेशर ऑन लेफ्ट फेस, ठीक है. A is the area of cross section of the piston माइनस, अब राइट फेस आ जाइए, एक पिस्टन का तो इधर फेस और एक दूसरा ये फेस है. बस का उसके स्टीम इंजन के केस में ज्यादा होता है. अगर ये आईसी इंजन है तो उसमें तो सिर्फ इधर ही इधर का ही प्रेशर और एरिया लेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ कोई प्रेशर नहीं होता. लेकिन अगर स्टीम इंजन है तो स्टीम इंजन के लेफ्ट और राइट दोनों में, लेफ्ट में अगर मैक्सिमम प्रेशर है तो राइट में भी कुछ इस पिस्टन के थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है. ओके, तो P1A1 माइनस P2A2 ये नेट फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू गैस में, प्लस माइनस इनर्शिया फोर्स FI इनर्शिया, प्लस माइनस mg mass times of the acceleration due to gravity minus Fr. These are the forces. अब कहीं mg काउंट करेंगे, कहीं Fi काउंट करेंगे, कहीं प्लस के साथ, कहीं माइनस के साथ. एक जनरल जो टर्म है वो ये है. तो नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी along the line of stroke F will be given by this expression, equation number 11. Right? Fi एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इनर्शिया फोर्स. ये Fi कौन सा है, वो फोर्स है मास टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन. डी अल्बर्ट प्रिंसिपल देना है. डी अल्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने, कि sum of all the forces acting on a body is equal to its inertia force. तो वो mass times of the acceleration is your inertia force plus minus mg. देखिए फर्स्ट टर्म तो है प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू गैस. अब लेफ्ट फेस और राइट फेस में अगर कोई स्टीम इंजन नहीं है तो ये टर्म जो P2A2 है ये कंसिडर नहीं होगी. आईसी इंजन के केस में सिर्फ P1A1 रहेगा. स्टीम इंजन केस में P1A1 माइनस P2A2, क्योंकि स्टीम का प्रेशर पिस्टन के लेफ्ट में भी रहता है और राइट में रहता है. ठीक है, तो ये तो फोर्स ड्यू टू एक्सर्टेड ड्यू टू गैस. दूसरा जो Fi है ये इनर्शिया फोर्स. प्लस माइनस क्यों लिया है, कि हमेशा इनर्शिया फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन. जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसके अलोंग ये एक्ट करे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब हो सकता है कि अगर पिस्टन जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उधर अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो जो इनर्शिया फोर्स है वो नेगेटिव पीछे लगेगा. अगर डी एक्सेलरेट कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स
पॉजिटिव लगेगा। ओके, प्लस mg मास टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द पिस्टन। अब वेट ऑफ द पिस्टन इस अरेंजमेंट, अगर हॉरिजॉन्टल आपका ये अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो mg काउंट नहीं होगा। इसका mg का कोई कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक नहीं आएगा। ये कब आएगा? अगर ये पिस्टन घूम के ऊपर आ जाए, यानी वर्टिकल इंजन हो जाए, तब ये वेट अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक एक्ट करेगा, उस वक्त काउंट होगा ये। अगर आपका वर्टिकल इंजन है तो उस वक्त mg विल बी आइदर एडेड और डिडक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द मोशन। ठीक है, mg फिर ये हॉरिजॉन्टल इंजन के लिए ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वर्टिकल इंजन के लिए ये प्लस माइनस है। माइनस FR फ्रिक्शनल ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो रहेगा टाइम, ये सारे टर्म आप देखिए। वेयर P1A1 माइनस P2A2 के लोड ऑन द पिस्टन। दूसरा FI इज द इनर्शिया फोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया फोर्स इक्वल टू, ये हालांकि सेकंड सेमी आपने वेलोसिटी एक्सीलरेशन एनालिसिस पढ़ा होगा, तो एनालिटिकल मेथड भी था पिस्टन का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकालने का। उसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, बुक से देख सकते हैं, ये वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द रेस्पोर्टिंग पार्ट। तो FI मींस इनर्शिया फोर्स है, तो मास टाइम्स ऑफ द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इससे m से आगे जो भी टर्म है यहां से लेके यहां तक, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय n, ये जो होल टर्म है ये आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन। ओके, MA is the acceleration of the piston, r omega square cos theta plus cos 2 theta divided by n. n is your L by R ratio. तो ये इनर्शिया फोर्स, होल टर्म मास से मल्टीप्लाई द इनर्शिया फोर्स हुआ। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म, क्वेश्चन 12 भी याद रखनी पड़ेगी। हेलो, तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ये इनर्शिया फोर्स चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट mg gravitational force due to reciprocating parts, FR is the frictional resistance, P1A1 intensity of pressure of gas and area of cross section of the piston on cover side. Cover side means slab side. P2A2 intensity of pressure of gas and area of the cross section of the piston or on the crank side. ठीक है, A2 इक्वल टू A1 माइनस पाई बाय 4 D स्क्वायर। अगर ये स्टीम इंजन है तो उससे पिस्टन रॉड भी होगी, उसका एरिया डिडक्ट हो जाएगा, तो A1 माइनस पाई बाय 4 D स्क्वायर, D इज द पिस्टन रॉड डायमीटर। ये सिर्फ स्टीम इंजन में काम करेगा। एंड FI, ये इंपॉर्टेंट टर्म, inertia force will be negative when piston is accelerated and FI, यानी अगर पिस्टन एक्सेलरेट कर रहा है तो ये नेगेटिव लिया जाएगा, FI will be negative and FI will be positive when piston is retarded. Okay, in case of vertical engine, when piston moves top dead center to bottom dead center, the weight of the reciprocating unit parts mg is taken as positive, otherwise negative. जब पिस्टन ऊपर से नीचे को आएगा तभी तो ऐड होगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, नंबर 2, तो इस सेक्शन 1 में हमने पिस्टन एफर्ट निकाला, इस फॉर्मूला, इसमें सारी जितनी टर्म है वो मैंने बतला दिया। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा, अभी कराता हूँ ज्वाइन। कहीं और जो कहे ज्वाइन करना चाहे करे। सुबह चला बहुत सारे हो गए।
41 हो गए। ओके, और किसी को तो रिक्वेस्ट नहीं करनी? आई एम अगेन टू यस। हेलो, ये टर्म सारी कंसिडर कर ली हैं। अब आपने ये देखिए, फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड एफ क्यू, इट इज नोटेड बाय एफ क्यू फ्रॉम द ज्योमेट्री एफ पी अपॉन एफ क्यू इक्वल टू कॉस फाई। देखो, एफ पी ये है और एफ क्यू ये है। एफ पी अपॉन एफ क्यू यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एफ पी अपॉन एफ क्यू इक्वल योर कॉस फाई। इज इट राइट? यस सर। बोलो, ठीक है। चलिए, तो एफ पी अपॉन एफ इक्वल टू कॉस फाई और एफ क्यू इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई, यानी फोर्स अलोंग दी कनेक्टिंग रॉड एफ क्यू कैन बी इवैल्यूएटेड। एफ पी हम निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से और एफ 1 से, डिवाइड बाई कॉस फाई। ओके, बट कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। अब ये कहां से आया? हेलो, एन इज एल बाई आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर कॉस फाई। डायरेक्ट थीटा को हम पाई को हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को रट लें आप, वैसे डेरिवेशन करके आ जाता है। कैसे? देखो मैं बताऊं, यहां से अगर मैं बी से परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, तो बी से यहां से परपेंडिकुलर में डालूं, जरूर देखिए लगाता हूं कमेंट। यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर डालूं, इस बी को मैंने सी डी ई एफ मान लिया, तो बी एफ जो आपका ये वर्टिकल लाइन, ये कॉमन है किस ट्राइंगल में? ए बी एफ एंड सी बी एफ। सी बी एफ में और ए बी एफ में ये बी एफ कॉमन है। अगर हम ये ट्राइंगल लेते ए बी एफ और इससे बी एफ लेना चाहते हैं, तो बी एफ इक्वल टू व्हाट? कनेक्टिंग रॉड की लेंथ एल, यहां से यहां तक, बोलो, एल टाइम्स ऑफ साइन फाई, यानी साइन फाई कैसे लिख सकते हो? साइन फाई इक्वल टू कनेक्टिंग रॉड की लेंथ ए से लेके बी तक की लेंथ एल कहलाती है, डिवाइडेड बाई दिस बी एफ। ठीक है, और बी एफ इक्वल टू एल अपॉन साइन फाई, ऐसे लिख सकते हो ना। अब आप इस ट्राइंगल की बात करिए सी बी एफ से। सी बी एफ से ये बी एफ या ये वाला थीटा, थीटा की टर्म में थीटा इक्वल टू, यानी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? बी एफ अपॉन आर, है ना? साइन थीटा बी एफ, तो ऐसे ही सर, तो फिर इधर साइन आर अपॉन बी एफ होगा सर। है जी, आर अपॉन बी एफ तो नहीं होगा सर, सर। दोनों आप उल्टा हो गया ना सर। अगर साइन फाइव अगर एल बी एफ ले रहे हैं तो फिर ये भी साइन थीटा, ये होना चाहिए।
नहीं साइन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है एल अपॉन तो बीएफ ये बीएफ Oh, अपॉन sorry. एल हो जाएगा ना सर। सॉरी राइट सॉरी ऐसा काम है बी एफ अपॉन एल राइट। अब सही है ये अपना काम Yes, sir. बी एफ अपॉन एल। तो बी एफ इक्वल टू व्हाट एल टाइम्स ऑफ साइन पाई, ये लिख सकते हैं ना। बी एफ ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एल साइन पाई। साइन पाई लिख- हो जाएगा। Yes. ओके देखो यही बात होती है बूढ़े आदमी और यंग लोगों में, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें इस ट्राइंगल से देखो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट बी एफ अपॉन आर, तो यहाँ बी एफ इक्वल टू थीटा इक्वल अब टू हो जाएगा तो बी एफ इक्वल टू व्हाट R sin theta. हाँ और बी साइन एफ थीटा इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इनडायरेक्ट कह सकते हैं आर साइन थीटा इक्वल टू एल साइन फाई, ऐसे कह सकते हो। Yes, sir. मतलब बी एफ यहाँ है और बी एफ यहाँ है तो एल साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इनको मैनिपुलेट करो एल बाई आर साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर अपॉन एल, आर अपॉन एल को नीचे ले आओ एन। इन सबको मैनिपुलेट करोगे, स्क्वायर करोगे, कुछ आइडेंटिटी लगाओगे तो ये इक्वेशन आती है। ये नहीं ये वाली ये कॉस फाई, यानी पहले साइन फाई को बदला हमने और फिर साइन फाई को कॉस फाई बनाए। ओके यू विल गेट दिस रिलेशन। ये मैनिपुलेट करना अपने आप बुक में है, आपको ये डायरेक्ट याद करना है। ओके कहां से है वो बैकबोन पता होनी चाहिए। cos फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो एंगल मेजर कर सकते हैं वो क्रैंक अप कर सकते हैं। क्रैंक का एंगल कितना रोटेट हो रही है शैफ्ट या कनेक्टिंग रॉड, उसका एंगल तो मेजर किया सकता है, लेकिन जो कनेक्टिंग रॉड है वो तो इंजन के अंदर है, उसका वो फाई मेजर करना मुश्किल है। तो उस फाई को जहां जहां भी फाई एक्सप्रेशन होगा उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा हम इस एक्सप्रेशन से रेफर कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ फाई may be converted in terms of theta by using equation 30. Then FQ equal to FP upon cos phi है और cos phi under root 1 minus sin square theta upon n है ना, ये लिखा ना FQ equal to FP upon cos phi और cos phi equal to this, ये था equation 14. So this is the force acting along the connecting rod FQ. ओके बोलो भाई, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ नंबर 3 thrust on the cylinder walls Fn। यहाँ देखिए आप फिगर आ जाइए वही, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखोगे ना सिलेंडर वाल के अंदर जो आपका फोर्स लगेगा सिलेंडर वाल का, एक तो एफ की हो गया, यानी एक तो एफ बी हो गया और एफ की हो गया, और एक ये एफ एन हो गया। एफ एन इस ट्राइंगल से एफ क्यू एफ एन एफ पी की टर्म में रेफर कर सकते हैं। ये यानी एफ क्यू को अगर रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एफ एन और एक एफ क्यू एफ पी, ठीक है। तो एफ क्यू निकाल चुके हैं तो एफ एन यू कैन फाइंड बाय दिस रिलेशन, tan वेन से निकल जाएगा। एफ एन इक्वल टू एफ पी tan फाई, tan फाई इक्वल टू व्हाट, देखो एफ एफ बनाओ एफ ई होगा एफ एन अपॉन एफ पी, एफ एन अपॉन एफ पी इक्वल टू tan फाई, ठीक है। यस सर ठीक है। F n equal to F P into tan pi, equation 15.
crank pin effort and thrust bearing FT पहले निकालो. It acts perpendicular to the crank pin BC. BC के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करता है, इस BC के परपेंडिकुलर जो एक्ट करता है FT कहलाता है. ये क्रैंक एफर्ट कहलाता है और यही रेस्पॉन्सिबल होता है इस क्रैंक पर टॉर्क डेवलप करने के लिए. है FT मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज द टॉर्क. और ये जो होगा FB, ये फोर्स लगेगा बियरिंग पर. बियरिंग पर क्या हो दिया 40 50 हाँ जी. FN निकल गया वॉल पर. क्रैंक एफर्ट, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द क्रैंक पिन BC फ्रॉम ट्राइंगल BMC. देखो ट्राइंगल BMC cos 90 माइनस थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन. cos के साथ में ये तो साइन है, साइन थीटा प्लस फाई. और FT इक्वल टू FQ आप निकाल चुके हैं ऊपर. ये तो FT अपॉन FQ cos 90 माइनस थीटा प्लस फाई और साइन थीटा प्लस फाई. और FT इक्वल टू, FT इज योर क्रैंक एफर्ट, FQ साइन थीटा प्लस फाई और FP अपॉन कॉस फाई. FQ की जगह हम पिस्टन एफर्ट के फॉर्म में रख सकते हैं FP अपॉन कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई. दिस इज कॉल्ड क्रैंक एफर्ट. क्रैंक एफर्ट इक्वेशन 16. नाउ thrust on the bearing FB is given as FQ cos थीटा प्लस फाई. भाई उस FQ को हमने रिजॉल्व किया, एक तो परपेंडिकुलर जो क्रैंक एफर्ट कहलाया और एक टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन क्रैंक रेडियस की तरफ को. तो FQ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई. कैसे देखो, इस फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे FQ को, एक ये कंपोनेंट होगा FT और एक ये हुआ एंगल ये लिया है, ये है थीटा प्लस फाई 90 प्लस माइनस थीटा प्लस फाई की फॉर्म में. ठीक है, FT आ गया और ये बियरिंग का आ गया. Thrust on the bearing is given FB equal to FQ cos theta plus phi और FT divided by sin theta plus phi into cos theta plus phi और FT cot theta plus phi. ये सब ज्योमेट्रिकल मैनिपुलेशन. In terms of FP it is related as FP के टर्म में FT को रिप्लेस कर दे FP की फॉर्म में. FB equal to FQ cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू FP अपॉन cos फाई cos थीटा प्लस फाई. ये है ही ऑलरेडी. चाहे इसे यूज कर ले और चाहे इसे यूज कर ले, बात है. देन टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक रेट shaft और क्रैंक एफर्ट T. क्रैंक एफर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑन द क्रैंक FT एंड क्रैंक रेडियस R. It is noted by T and expressed as T equal to FT into R. FT आपने रेफर कर रखा है FP अपॉन cos फाई sin थीटा प्लस फाई into R. R से मल्टीप्लाई और FP sin थीटा cos मैंने इसको खोल दिया है sin A प्लस B sin A cos B प्लस cos A sin B और डिवाइड बाई cos फाई से कर दिया. साइन थीटा कॉस फाई अपॉन कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई अपॉन कॉस फाई सब में इंटू आर. अब यहाँ से कॉस फाई ये कट जाएगा तो साइन थीटा बचेगा. यहाँ FP इंटू साइन थीटा बचा प्लस और यहाँ कॉस थीटा साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ये टेन फाई बचा कॉस थीटा साइन टेन फाई इंटू आर. ओके, in above expression may be represented in terms of theta as
वी नो दैट साइन पाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन, ये मैंने भी किया है एल बाई आर। इसको ड्राइव किया है कि ये दो एंगल ट्राइंगल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। साइन पाई जो है वो लिया दिस डी पी डी 1n इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, स्क्वायर कॉस स्क्वायर किया ये आ गया, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म में रख दिया। इन सबको मैनिपुलेट करने के लिए ये रिलेशन आया, साइन थीटा पर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ गया और ये पेज 4 है। नाउ hence t equal to ft to sin theta plus cos theta sin theta upon n square minus sin square theta into r। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और फाइनली विल गेट दिस ft sin theta plus sin 2 theta divided by 2 n square minus sin square theta multiplied by radius। This is the crank effort or torque. It is, आप इस एक्सप्रेशन में देखिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये एन स्क्वायर है, इसके मुकाबले में ये बहुत कम क्वांटिटी होगी। इफ साइन स्क्वायर थीटा is very small as compared to n square, it can be neglected। तो इस टर्म को साइन स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एन स्क्वायर रह जाएगा, एन स्क्वायर का अंडर रूट एन रह जाएगा। तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2 थीटा को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2n। अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट रिलेशन तो ये है, अप्रोक्सीमेट नहीं किया जा सकता है। देन the expression of t is reduced as fp whole multiplied by sin theta plus sin 2 theta divided by 2n, ये approximate है into r। this is an important relation कि क्रैंक एफर्ट डायरेक्ट निकल सकता है पिस्टन एफर्ट से किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर। इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। इसके बाद एक ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं या अभी करें? हेलो हेलो, यस सर, कंफर्टेबल लगा अभी करें या मगरिब के बाद? बोलो सर, कैसा सही लगे आपको? नमाज के बाद ही करते हैं, टाइम भी नहीं रहता है, 7:30 बज जाते हैं। कितने 7:10 हो गए ना इस वक्त? ये सर 7 कितने मिनट? चलो पढ़ो तो सही इस क्वेश्चन को, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर परसों तो करा देंगे। वर्टिकल सिंगल सिलेंडर इंजन हैज a cylinder, so vertical single cylinder vertical इंजन has a cylinder diameter of 250 mm and stroke length of 450 mm। तो स्ट्रोक लेंथ से आप रेडियस ऑफ द क्रैंक निकाल सकते हो। The mass of the reciprocating part are 180 kg. The connecting rod is 4 times of the crank radius। इसका मतलब n क्या हो गया? n इक्वल टू L बाई आर। L बाई आर कितना हो गया? बोलो हेलो। यस सर, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस। L अगर 4r है तो r से r कट जाएगा 4, तो n आपका 4 हो गया। L बाई आर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो L बाई आर रेशियो इज 4। 4 टाइम्स द कनेक्टिंग रेडियस।
and the speed is 360 rpm. When the crank has turned through an angle of 45 degree, ये एंगल कुछ भी किया जा सकता है, जैसे ही क्रैंक एंगल चेंज होगा ये सारी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। जब आपका इनर डेड सेंटर से 45 डिग्री टर्न हो फ्रॉम इनर डेड टॉप डेड सेंटर से, उस वक्त की बात करनी है। द नेट प्रेशर ऑन द पिस्टन इज 1.05 MPa. Calculate the effective turning moment on the crankshaft for this position. Okay. M equal to 180 गिवन पैरामीटर लिख लीजिए जो फॉर्मूले में सिंबल यूज किए उस फॉर्म में। तो मास ऑफ द रेस्पोर्टिंग पार्ट या पिस्टन M equal to 180 D डायमीटर ऑफ द पिस्टन 250 mm, मीटर में कन्वर्ट कर दें 0.25 मीटर। स्ट्रोक लेंथ है आप विच इज इक्वल टू 2R, दैट इज 450 mm। तो R कितनी होगी इसका आधा 225 mm और 0.225 मीटर। थीटा 45 डिग्री एन 360 rpm। हमेशा एन को ओमेगा में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 पाई एन अपॉन 60 से यू विल गेट 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। गिवन पैरामीटर को सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रेशर, गैस प्रेशर इज 1.05 MPa and N, this is your L/R ratio. According to the statement of the question, L/R is 4. Any doubt? Hello? No, sir. No. I have extracted all the parameters. And how to tackle the problem. कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Force due to gas pressure on the piston F P π/4 सिलेंडर का डायमीटर d स्क्वायर, तो P प्रेशर 1.05 MPa है, 1.05 इंटू π/4 d 250 स्क्वायर mm में रख लें और या एमपीए में रख लें तो आंसर न्यूटन में आ जाएगा, या अगर मीटर में रख लें ना 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो फिर यह 1.05 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मकसद है ये फोर्स जो है न्यूटन में आना चाहिए। तो 1.05 एमपीए और एमपीए को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी कहते हैं, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एमएम स्क्वायर, तो एमएम स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन बचेगा। So force due to gas pressure on the piston F equal to 5154 न्यूटन। जरा चेक करके बताओ मुझे, कैलकुलेटर निकालें, जल्दी बताएं क्विकली। मैं नमाज से पहले खत्म करूँ है। अब इनर्शिया फोर्स ऑन द पिस्टन Fi using equation 12, Fi equal to m omega square r cos theta plus cos 2 theta divided by n, ये डायरेक्ट रिलेशन है। मास 180, ओमेगा 12 पाई निकाल लिया है, रेडियस 0.225 मीटर में रखेंगे आप, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन होता है। cos theta means cos 45 plus cos 2 theta means cos 90 divided by 4, so ये टर्म 0 हो जाएगी। You will get, check it, क्या आंसर है भाई? इनर्शिया फोर्स नहीं आता है, चेक करके बताओ जल्दी से। सही है। चलिए, वेट ऑफ द रेस्पोकिंग पार्ट W को mg, क्योंकि वर्टिकल इंजन है तो वर्टिकल में mg कंसिडर होगा, that mg will act along the line of action of the force। तो mg 180 into 9.81, 1765.8 न्यूटन, is it? ठीक है भाई, हेलो, यस सर। चलिए
Net force on the piston of a vertical engine FP using equation 11, neglecting frictional resistance and pressure on crankside. Crankside में कोई है ही नहीं piston. We have FP equal to force due to pressure F minus Fi plus W, क्योंकि नीचे आ रहा है वो. तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर ये आ गया, Fi ये आ गया और ये W है. कुल मिला के ये फोर्स ऑन द पिस्टन Fc along the line of action Fp आ गया. चेक इट. चेक करो बेटा सब लोग. सही है सर. ओके हारून ओके हारून. यस सर, इतना ही आ रहा. 12606. चलिए, we know that sin phi equal to sin theta upon n, so sin 45 upon 4, you will get phi 10.18 degree. Check it. ठीक है सर. Then turning moment on the shaft, इक्वेशन 18 डायरेक्ट यूज कर ली है. Fp निकाल चुके हैं आप. साइन थीटा प्लस फाई, थीटा आपके पास है, फाई ये आपका आ गया है, डिवाइड बाई कॉस फाई इंटू आर. सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और बताओ क्या टॉर्क इतना आ रहा है. सर यहाँ वन मिसिंग है. 12606.81 होगा. कहाँ बेटा ये यस सर, 12606.81 होगा. Fp जी. हाँ सॉरी, तो ये 1 रह गया है, इसमें 1 रह गया है. ओके अब तो ठीक है, जल्दी में रह गया है. अब तो सही है. 12606.81. देखो बेटा करके बताओ. ठीक है सर. ठीक है. अब इस टाइप की प्रॉब्लम में अगर थोड़ा बहुत कुछ पैरामीटर चेंज हो, यू कैन डू इट. इज इट ठीक है. मेरी तरफ से यूनिट सेकंड ओवर है. हेलो गाइस. यस सर. ये मेरी तरफ से यूनिट खत्म हो गई है. इंशाल्लाह कमिंग टर्न पर वी विल स्टार्ट यूनिट थर्ड. शायद बैलेंसिंग की है, बैलेंसिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग पार्ट एंड सो ऑन. ठीक है. वक्त मिलेगा तो थर्सडे में क्लास होगी. मेरा मटेरियल तैयार हो गया तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप अटेंडेंस लगा दिए. ललित यस सर. हेलो. हाँ जी सर. थर्सडे में आप मटेरियल शेयर कर लिख दीजिएगा, जो ठीक सर. तैयार हो जाएगा मटेरियल इस लिहाज से. तो मैं आपको मतलब मेरी तरफ से 2 यूनिट हो गई. तो 2 यूनिट में 3 टाइप की प्रॉब्लम है. एक तो वो बताया था ना, इक्विवेलेंट डायनेमिक सिस्टम कनेक्टिंग रॉड वाला की प्रॉब्लम थी. और दूसरा क्या था, टर्निंग मोमेंट डायग्राम की थी. 2-3 प्रॉब्लम. और एक ये है इनर्शिया फोर्स में रेस्पोर्टिंग है. तो वो 4 बार लिंकेज को छोड़ दीजिए और मेरी तरफ से यूनिट कंप्लीट होगी. ठीक है. इन्हीं न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना, थोड़ा थ्योरी देख लेना, इंशाल्लाह अच्छे स्कोर आ जाएंगे आज. ठीक है. नाउ आई एम लीविंग. मैं आपको बतला दूंगा मटेरियल अगर शेयर हो गया तो इंशाल्लाह मैं लूंगा थर्सडे में क्लास, नहीं तो आप अटेंडेंस लगा लीजिए. ठीक है भाई. ठीक है सर. ओके. और बाकी सब्जेक्ट में कितनी यूनिट हो गई हैं? हेलो, करीबी साहब ने कितनी यूनिट कर दी है? सर टॉपिक ही बढ़ाते हैं सब टीचर, मतलब यूनिट वाइज टॉपिक कवर करके रहते हैं बस. यूनिट नहीं करते.
यूनिट के बीच में रहता है, कोई मतलब एग्जैक्ट बताता नहीं कि यूनिट कौन सी है, बस कहते हैं टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस तो यार आपके पास है ना, सर जावे सर ऐसा है कंप्लीट हो गई। मिल के एक एक दो दो यूनिट ही हुई होंगी सबकी। जी सर, जावेद सर का 3 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। हाँ जावेद सर के तो हो जाएंगे। जावेद सर जावेद क्या पढ़ा रहे हैं? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रहा हूँ। ओके इंस्ट्रूमेंट। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कर देंगे धीरे धीरे, टाइम है अपना, इतना करो आराम से पढ़ो, समझ लीजिए आप बेहतर। मैं ये कह रहा हूँ बार बार अपने हाथ से लिख लिया करो यार सारे क्वेश्चन, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ओके, अटेंडेंस ले लीजिएगा भाई ललित। नाउ आई एम लीविंग। हाँ सर ले लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।